नमस्ते, मैं विद्या। आज हम करेंगे शब्द विचार के दूसरे भाग में इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो इतिहास के आधार पर कहें या स्रोत के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। शब्दों को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। उत्पत्ति देखनी है यहाँ पे कि कोई शब्द है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर उसकी प्राचीन भाषा क्या है। आज जो मानक हिंदी में हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ से आया है, किस भाषा से लिया गया है, या फिर वो यहीं पे आम जनता द्वारा बना लिया गया है, जैसे देशज शब्द होते हैं। तो हमें किसी भी शब्द की क्या देखनी है, उत्पत्ति, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इतिहास भी कह सकते हैं। तो हम इतिहास के आधार पर 5 भागों में बांटेंगे। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां प्रकार है संकर शब्द। तो इस प्रकार हमने 5 भागों में बांट दिया सभी शब्दों को। सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव शब्द करेंगे। तो हम तत्सम के बारे में पढ़ेंगे पहले और तद्भव के बारे में साथ में पढ़ लेंगे। तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं? भाई तत्सम शब्द वे होते हैं जो उसी राष्ट्र की प्राचीन भाषा के शब्द हैं और ज्यों के त्यों वर्तमान भाषा में ले लिए गए हैं। जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो हमारे भारत की जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, और भारत के अंदर जो शब्द संस्कृत के थे और वो अब की मानक भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहे जाएंगे। अगर हम कहीं और विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं तो वहां पे तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द नहीं रहेंगे, वहां पे जो वहां की प्राचीन भाषा के शब्द हैं वो तत्सम बन जाएंगे। तो हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत में पढ़ रहे हैं तो हम उसके अनुसार परिभाषा लिखते हैं कि जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् प्लस में शम, तत् का मतलब उसके और शम का मतलब समान। तत् एक सर्वनाम है संस्कृत का, इसका मतलब वह होता है, पर यहाँ पे इसका अर्थ होगा उसके समान, यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द उसके समान है अर्थात वे के वे हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, तद्भव। उदाहरण लिखेंगे हम, पहले इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। जो संस्कृत के शब्द बदलकर थोड़ा बहुत बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी ये तत्सम से बिगड़कर हिंदी में आए हैं और ये एकदम से नहीं आए। जैसे संस्कृत से पाली भाषा बनी, पाली से प्राकृत और फिर अपभ्रंश से उपभाषा और फिर उपभाषा से बोलियां और फिर उनका विकसित रूप। तो धीरे धीरे शब्दों का थोड़ा थोड़ा रूप बदलता रहा। तो मूल रूप से तो वो संस्कृत के थे, लेकिन समय के कारण बहुत सारे कारण होते हैं ध्वनि परिवर्तन के, किन्हीं भी कारण से वो बदल कर आज भी प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम और तद्भव ये दोनों थोड़े बहुत या ज्यादा मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते।
तो इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये हमें समझ के करने होते हैं कि कौन सा शब्द किस प्रकार से इसके नजदीक है। संस्कृत के शब्द ऐसा हमें लगता है कि वो मुश्किल है और तद्भव शब्द थोड़े से आसान लगते हैं। देखो, संस्कृत के शब्द मुश्किल नहीं है, वो हमारे वाग यंत्रों के अनुसार बोले जाते हैं और मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि जो थोड़ा सा भी मुश्किल लगे, चाहे वो काम हो चाहे भाषा हो, उसको वो सरल बना लेता है अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। फिर चाहे वो अर्थ कैसा भी दे या फिर क्या उसके फायदे हैं क्या उसके नुकसान है, ये नहीं देखा जाता, बस उसको आसान बना लिया जाता है। तो जो थोड़े से आसान लगे वो तद्भव होते हैं, थोड़े से टफ लगे वो होते हैं तत्सम। हालांकि तत्सम टफ होते नहीं हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप होते हैं, फिर भी अब बन गए हैं तो हमें उनको पढ़ना है। किस प्रकार से अंतर हो जाता है, जैसे तत्सम शब्द में है दधि और इसी शब्द को तद्भव में दही बोला जाता है। दधी से क्या बन गया, दही। दधी शब्द संस्कृत का है और दही शब्द हिंदी का माना जाएगा या फिर इसको हम तद्भव शब्द कहेंगे। इसी तरह दुग्ध, और ये तद्भव में क्या हो गया है, दूध हो गया है। जैसे कंकण शब्द है और ये तद्भव में क्या है, कंगन। ऐसे ही जैसे चैत्र शब्द है और ये क्या हो गया है, चैत। आलस्य शब्द है और ये बन गया है आलस। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो थोड़े थोड़े बिगड़कर हिंदी के बन गए हैं। जैसे शब्द है भिक्षा और ये बन गया है भीख। वर यात्रा और इसको हम तद्भव में लिखते हैं बारात। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते जाएंगे, सभी महीनों के नाम हो जाएंगे। बहुत सारे शब्द हैं जो थोड़े थोड़े परिवर्तन पे अपना रूप बदलते रहेंगे। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, बस इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये होते हैं। कई बार बताया जाता है कि ये जो होते हैं क्षेत्र, अज्ञ और श्रेय, ऐसे बता दिया जाता है कि ये तत्सम में होते हैं, तद्भव में नहीं होते। तो ये 100% नहीं होते, ये ज्यादातर तत्सम में होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का शब्द कहीं पे मिल जाता है तद्भव में भी। तो हम पूरी तरह से 100% नहीं कहेंगे कि ये तत्सम में ही होते हैं। मुझे एक शब्द ध्यान आ रहा है, शाप शब्द होता है, संस्कृत का शब्द है ये, और ये हिंदी में बन गया है शराप। अब देखो, श्रेय तो इसमें आया है, अगर हम इस ट्रिक पे चले तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगी। ये शब्द तद्भव है और ये कौन सा है, तत्सम है। तो हमें 100% नहीं मानना है। दूसरी बात, बहुत सारे तद्भव शब्द ऐसे हैं जो हिंदी ने अपनाए नहीं है, अभी तक चल रहे हैं सामान्य जनता में, लेकिन हिंदी के हिसाब से वो मानक नहीं माने जाते, तो वो शुद्ध की दृष्टि से देखे जाएंगे तो गलत माने जाएंगे। अब जैसे ये दोनों शब्द हैं, शाप और एक है श्राप, इनमें से ये पूछा जाए ना तत्सम कौन सा है तो ये है, तद्भव कौन सा है तो ये है। तत्सम तद्भव में तो जवाब हो गया, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है तो सिर्फ ये होगा, ये शुद्ध की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है उसने, शुद्ध पूछा है या फिर तत्सम तद्भव पूछा है। अगर शुद्ध पूछा तो शुद्ध के हिसाब से ही विचार करें, तत्सम तद्भव पूछा है तो फिर शुद्ध का विचार ना करें। फिर तो ये देखें कि कौन सा शब्द थोड़ा सा बदल के आम आदमी प्रयोग कर रहा है उसको। ऐसे ही मुझे एक शब्द और याद आता है, मिष्टान्न। मिष्टान्न होता है शब्द और इसको हम तद्भव में बोलते हैं मिष्ठान। ये तत्सम है, ये तद्भव है, तत्सम तद्भव के हिसाब से ठीक है,
लेकिन शुद्ध शुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये मिष्ठान शब्द गलत माना जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। मिष्टान शब्द हम अक्सर लिखा हुआ देखते हैं और हम सोच लेते हैं कि ये ठीक है, भाई ये मिष्टान से बिगड़ के बना है और मिष्टान से थोड़ा सा आसान लगता है इसलिए लिख देते हैं, पर शुद्ध शुद्ध में आते तो मानक हिंदी लिखी जाती है, वहां पे क्या माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। इसी तरह बहुत सारे शब्द होंगे जो तत्सम तद्भव होते हैं, जैसे ग्रामीण तत्सम है, ग्रामीण से एक शब्द बनता है गंवार, बिल्कुल अलग लगता है। तो गंवार का मतलब मूर्ख नहीं होता, गंवार का मतलब होता है गांव में रहने वाला। वो हमने अपनी समझ से उसका अर्थ लगाना शुरू कर दिया है कि उसका मतलब मूर्ख होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग था, जैसे वो बना था, उसकी बनावट थी, उसके हिसाब से उसका अर्थ मूर्ख नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनते जाएंगे, जैसे कर्ण से क्या बन जाएगा, कान बन जाएगा, कर्म से काम बन जाएगा, वानर से बंदर बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हमें मिलाते हुए, कंपेयर करते हुए पढ़ने हैं। इनका हमें रट्टा नहीं मारना है, इनकी कोई भी ट्रिक हमें नहीं अपनानी है। अगला जो पॉइंट है, देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो उसी राष्ट्र जहां पर भी रह रहे हैं हम, उसी राष्ट्र के लोगों ने अपने आप बना लिए, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जिन शब्दों का स्रोत नहीं पता हमें कि वो किस भाषा के हैं, वो होते हैं देशज शब्द। भाई स्रोत नहीं पता होने से अर्थ ये है कि किसी को नहीं पता, ये नहीं समझना कि मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता तो हम उसको देशज कह देंगे। किसी को भी नहीं पता कि कोई शब्द है वो आया कहाँ से है, तो उसे हम क्या मानेंगे, देशज मानेंगे। या फिर स्थानीय लोगों द्वारा जो शब्द अपने प्रयोग के लिए बना लिए गए हैं, खुद बना लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे खिड़की, खिचड़ी, झाड़ू, खाट, टांग, जूता, ठेठ, चिमटा, ठेला, पापड़, कपास इत्यादि। बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे। ये सारे शब्द कौन से हैं, ये देशज शब्द है। जैसे भोपू, पीपनी, झगड़ा, बाजरा, आटा, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। जब हम शब्द विचार पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हिंदी के अंदर 4.5 से 5 लाख शब्द हैं, और उसमें सबसे ज्यादा तत्सम है, फिर तद्भव, फिर अन्य अन्य भाषाओं के शब्द, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ऐसे। तो हम सारे शब्दों को याद नहीं कर सकते हैं। हमें इतना करना है कि जो हम यहाँ पे हरियाणा के इर्द गिर्द जहाँ पे हिंदी का अच्छा विकास है, वहाँ पे जो शब्द अन्य भाषाओं के हैं वो भी इसमें आ गए हैं या फिर बना लिए गए हैं, उनसे हमें रूबरू होना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। तो ये हम मान के ना चलें कि हमें सारे ही शब्द एकदम से याद हो जाएंगे। तो हम थोड़े से शुरुआत करें, पहले 10, 20, 15, 10, 15, 20, 25 ऐसे थोड़े थोड़े करके ज़्यादा की ओर चलेंगे तो हमें आसानी होगी। और इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें ये ध्यान ही रखने होंगे कि ये कौन सी भाषा का है, ये कौन सी भाषा का है। अभी तो हम देशज कर रहे हैं, जो हमें आसानी से पहचान में भी आ जाएंगे क्योंकि सामान्यतः हम इनको उपयोग करते हैं। तत्सम तद्भव की एक थोड़ी सी पहचान होती है, इसके हिसाब से कर लेते हैं। बाकी अरबी, फारसी, पुर्तगाली ये भी हमें ध्यान ही रखने पड़ेंगे, तो हम थोड़े थोड़े करके ज्यादा की ओर बढ़े। अगला पॉइंट हम कर रहे हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में आ गए हैं, यानी जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं और हम प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में बहुत सारी जातियां बाहर से आई और फिर वो यहाँ रहते रहते
हमारी भाषा सीखी और कुछ हमने उनकी सीख ली, तो ऐसे उनकी भाषा के शब्द हमारी भाषा में शामिल हो गए। तो भारत में तो बहुत सारी जातियां आई थी, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली, अरब देश के लोग, फारसी भाषा वाले लोग, तो ऐसे सारी भाषाओं के शब्द ही विदेशज शब्द कहे जाएंगे। तो विदेशज शब्द जो होते हैं वो विदेशी भाषाओं से आए हुए होते हैं और हिंदी में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि उनको अलग छांटना भी हमें कठिन कार्य लगता है। तो विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, ये सारी विदेशी भाषाएं हैं और इन सभी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहेंगे। तो सबसे पहले हम विदेशज शब्दों में अंग्रेजी से आने वाले शब्दों के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन, डायरी, कॉपी, कुर्सी, मीटर, मोटर, प्रोफेसर, ऐसे ये सारे शब्द ही किसके हैं? अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन शब्दों को हम विदेशज शब्द में ही गिनेंगे। इसी तरह अरबी भाषा के भी शब्द हैं, जैसे अल्लाह, आदमी, औरत, जिला, तहसील, तलाक, हलवा, किताब, ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के हैं। फारसी भाषा के भी हैं। फारसी भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट शब्द ध्यान रखना है हिंदी। हिंदी किस भाषा से आया है? फारसी भाषा से। फिर आमदनी, जलेबी, जुकाम, नमक, ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। पुर्तगाली के जैसे साबुन, तौलिया, बाल्टी, इस्त्री, अलमारी, आलपिन, कमरा, ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के। ऐसे तुर्की भाषा के भी शब्द हैं, जैसे बंदूक, तोप, लाश, बहादुर, सराय, बेगम, ये सारे शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसी तरह फ्रांसीसी भाषा के, कुछ चीनी भाषा के भी हैं, जैसे चाय, चीनी, लीची। एक रिक्शा शब्द है जो जापानी भाषा का है। तो जो भी भारत से बाहर की जो भाषाएं थी उनके शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। ये सारे ही शब्द, यानी बहुत सारे शब्द हैं, बोर्ड पे कुछ ही लिख पाए हैं, वो सारे शब्द कौन से होंगे जो अन्य भाषाओं से भारत में आए हैं, उनको हम कहेंगे विदेशज शब्द। इनको आगत शब्द भी बोलते हैं, क्योंकि ये भारत की भाषाओं से आए हैं, इसलिए आगत शब्द भी कह सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, वो शब्द संकर शब्द होते हैं। तो हम लिखेंगे दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द। मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द होते हैं। संकर का मतलब होता है मिश्रित, ये शिव वाला नहीं है, संकर शब्द होते हैं। शंकर मतलब शिव, ये होता है। इस संकर का मतलब है मिश्रित, अलग अलग भाषाओं से मिलके जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द होता है संस्कृत का, और बोर्ड शब्द है अंग्रेजी का। तो ये जो शब्द है ये संस्कृत प्लस अंग्रेजी भाषा से मिलकर बना है। इसी तरह विद्युत बोर्ड भी हो जाएगा, विद्युत बोर्ड। इसी तरह योजना कमीशन। तो ये सारे शब्द, ये तीनों शब्द किससे बने हैं? संस्कृत प्लस अंग्रेजी से मिलके बने हैं। भाई अंग्रेजी का पहले भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेडियो तरंग, रेडियो अंग्रेजी का है और तरंग संस्कृत का है, तो यहाँ पे पहले अंग्रेजी का आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो भाषाओं से मिलकर बनने चाहिए शब्द। इसी तरह जैसे बस शब्द अंग्रेजी का है और अड्डा शब्द हिंदी का है। इसी तरह सिनेमा शब्द अंग्रेजी का है और घर शब्द हिंदी का है। अंग्रेजी और हिंदी से मिलके बना है ये। अब स्नान शब्द संस्कृत का है और घर शब्द
हिंदी का है, तो संस्कृत और हिंदी से भी मिलके बन सकते हैं। ये संस्कृत का, ये हिंदी का। भाई अगर शब्द आ जाए स्नान गृह, तो अब यहाँ पे देखो ये भी संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का है, तो ये संकर शब्द नहीं कहा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सारे शब्द संकर हो, कुछ एक शब्द संकर शब्द होते हैं। तो जो दोनों एक शब्द बना हुआ है दो शब्दों से मिलके, उनमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे, वही शब्द के क्या होगा, संकर शब्द होगा। तो इसी तरह जैसे जिला है, जिला शब्द अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, अरबी भाषा का शब्द है और इसमें अधीश शब्द जोड़ दिया, तो ये शब्द बना जिलाधीश। तो ये किस भाषाओं से मिलके बना है, अरबी प्लस संस्कृत भाषा से मिलके बना है। इसी तरह जैसे शब्द आ गया अजीब, शब्द किस भाषा का था, अरबी शब्द का, और अजीब का बहुवचन होता है अजायब। अजायब घर अरबी प्लस हिंदी से मिलके बना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बनते हैं, उन शब्दों को हम मिश्रित शब्द या फिर संकर शब्द कहते हैं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।